Hello everyone, a very warm welcome to all of you to your YouTube channel, The Knowledge Treasure or the KT. My name is Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform as well as on the Telegram channel. Guys, I hope that you all know and you all have joined the Telegram channel which has been created recently, and you will get the link in the description how to join the channel. सो गाइज बेसिकली इस चैनल को क्रिएट करने का एक मोटिव है हमारा, और वो मोटिव ये है कि जितनी भी सेशंस हम यहाँ कवर कर रहे हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स के, इंडिविजुअल टॉपिक्स के, उन सारे चैप्टर्स, सारे सेशंस के पीडीएफ्स आपको मिल सके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहां पे हम लोग डेली बेसिस पे क्विज अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो क्विज आप देखिए, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नए तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस का फायदा आप उठा सके, बेनिफिट आपको मिल सके। यही एक मकसद है हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिएट करने का। सो गाइज, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। और आज देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस the error series, error correction series. This is the session 4 or part 4. We have already covered 3 sessions and 30 very important questions. This series also consists of 10 questions, and questions are going to be very much beneficial for you all. So without wasting our time anymore, let's start our session. And before starting, I would request you all to subscribe our channel, share the videos and like if you really like the video. So guys, let's start. So here is the first question, and the question is, let me read it out first. उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी questions, फिर किस तरीके से हम errors को डिटेक्ट करेंगे वो देखना है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले। He identified the most important machines required for modern life and worked on making a prototype, do-it-yourself version of each because he believed that if people could build these themselves, it would improve their way of life. No error. सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि टेंस कौन सा यूज किया हुआ है इस सेंटेंस में। सो पहला ही वर्ड, सेकंड वर्ड आप जब पढ़ते हो, ही आइडेंटिफाइड, तो आइडेंटिफाइड मतलब पास्ट की बात करी जा रही है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पूरा सेंटेंस है ओवरऑल, वो क्या पास्ट टेंस को ही लेके आगे बढ़ रहा है या टेंस का कोई चेंज हुआ है। तो एरर आपको इजीली मिल सकता है अगर टेंस का कोई एरर है तो। सो ही आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स रिक्वायर्ड। किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जिसने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी मशीन्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक हैं, किस चीज के लिए, फॉर मॉडर्न लाइफ एंड वर्कड ऑन मेकिंग अ प्रोटोटाइप। मॉडर्न लाइफ के लिए, आधुनिक जीवन के लिए, और उसने स्टार्ट किया काम करना उस पे, एक प्रोटोटाइप पे जिसका नाम था डू इट योरसेल्फ version of each because he believed that if people, so do it yourself टाइप के प्रोटोटाइप पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगता था, उसे विश्वास था कि लोग could build these themselves, it would improve their way of life। अगर लोग ऐसी मशीन्स या ऐसी मशीन्स बना लेते हैं तो उनका जो वे ऑफ लिविंग है, रहने का, रहन सहन का जो तरीका है, उसमें काफी ज्यादा सुधार आ जाएगा। सो सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस पे चल रहा है, टेंस के हिसाब से कोई एरर नहीं दिख रहा है, स्पीच में भी कोई एरर नहीं है और वॉइस भी आपका कोई एरर नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में कोई ही आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स रिक्वायर्ड, नो एरर, फॉर मॉडर्न लाइफ एंड वर्कड ऑन मेकिंग अ प्रोटोटाइप। आधुनिक जीवन के लिए, ठीक है, आधुनिक जीवन में जो मशीन्स की जरूरत है उसको उसने आइडेंटिफाई कर लिया। सो गाइज, यहाँ पे जो एरर है आप देख पा रहे हैं कि अगर हिंदी में मैं बोलूं फॉर मॉडल, लेट मी चेंज द इंक कलर, फॉर मॉडर्न लाइफ, राइट। सो यहाँ पे फॉर मॉडर्न लाइफ ना होके जो प्रेपोजिशन का एरर है यहाँ पे होना चाहिए इन मॉडर्न लाइफ। क्यों? मशीन्स की जरूरत आधुनिक जीवन में, ठीक है, नॉट आधुनिक जीवन के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बोलूं कि द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन टीचिंग प्रोफेशन, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, कहाँ चल रहा है। सो द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन टीचिंग प्रोफेशन are honesty, loyalty, dedication, confidence and presentation, right? So the skills that are required in, ना कि required for, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें सेंटेंस, ये एग्जांपल मैंने जो दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्रेपोजिशन का यूज कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो मशीन्स की जो जरूरत है मॉडर्न लाइफ में, ना कि मॉडर्न लाइफ के लिए, इसलिए आपको सेंटेंस को सबसे पहले अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना होगा, फिर आपको एरर डिटेक्ट करना होगा। सो सिंटेक्स के हिसाब से यहाँ पे एरर है पार्ट 2 में, एंड दैट इज वी हैव टू यूज in place of for. Okay, so moving on to second question, and that is many goods are being manufactured quickly because any regard for quality, and as consumers we must be aware of our rights and the government should penalize them who indulge in unscrupulous business practices. So यहाँ पे कुछ एक words हैं जो कि काफी important हैं, and the first word is unscrupulous, ठीक है। unscrupulous का मतलब होता है guys अनअशेम्ड, ठीक है, जिसको शर्म ना आए, अगर या कॉन्साइंसलेस, ठीक है, कॉन्साइंसलेस मतलब जिसको थोड़ी भी शर्म ना हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मतलब क्या है। मेनी गुड प्रैक्टिसेस आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड क्विकली विदाउट एनी रिगार्ड, बहुत सारे गुड्स सामान जो है बनाए जा रहे हैं बिना ये ध्यान दिए हुए कि उनकी क्वालिटी कैसे है, क्वालिटी उनकी कैसी है, खराब है, अच्छी है, बहुत खराब है, ये सारी चीजें ध्यान नहीं दी जा रही है मॉडर्न लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में। और एज कंज्यूमर्स ये हमारी भी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा अधिकार है कि हम गवर्नमेंट को बोल सकें और गवर्नमेंट उन लोगों को पेनलाइज कर पाए, उनके ऊपर पेनल्टी लगा सके जो कि ऐसी निंदनीय, ऐसी खराब बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। इंडल्ज का मतलब मैंने एक सेशन में आपको बताया था, इंडल्ज का मतलब होता है डूब जाना, पूरी तरह से डूब जाना, ठीक है, मतलब एंगेज्ड, इन्वॉल्व, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। मेनी गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड क्विकली विदाउट, बनाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। एनी रिगार्ड फॉर क्वालिटी, सो गाइज ये बेसिक सा यहाँ पे एरर है। रिगार्ड के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन रिगार्ड को फॉलो करता है, दैट इज टू एंड नॉट फॉर, ठीक है। रिगार्ड टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आपको, इन रिगार्ड टू राइजिंग स्कैम्स, जो कि स्कैम्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रैक्टिसेस या सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है। इन रिगार्ड टू द राइजिंग स्कैम्स जो कि बढ़ते जा रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट डिसाइडेड या द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन पॉलिसीज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि आपको समझा पाऊं कि रिगार्ड के बाद हमेशा जो है टू आता है, ना कि फॉर आता है। सो आई होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल, आई एम अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। सो ये एरर भी आपको समझ आ चुका है कि द एरर इज इन पार्ट 2, एंड दैट इज वी हैव टू यूज इन द प्लेस ऑफ फॉर, ठीक है। फॉर की जगह में हमें इन यूज करना है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज सेड दैट इफ ऑल यूरोजोन नेशन continue to carry out economic reforms as Portugal and Ireland have, then the central bank will guarantee future bailouts. No error. So देख लेते हैं कि टेंस क्या कहता है, किस सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज सेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि, क्या कहा है, इफ ऑल द यूरोजोन नेशन कंटिन्यू टू कैरी आउट, कि सारे अगर यूरोजोन के जो नेशन हैं अगर वो कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, परिवर्तन जो चल रहा है इकोनॉमी में, उसको कंटिन्यू करते हैं जैसा कि पोर्टुगल और आयरलैंड ने किया है, देन द सेंट्रल बैंक विल गारंटी फ्यूचर बेल आउट्स। ओके, बेल आउट्स का मतलब होता है गाइस राहत फंड। राहत मतलब जैसे होता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं किसी भी बिजनेस को जो कि खराब डूब रहा है या कुछ भी। सो बेसिकली बेल आउट्स का मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं राहत पैकेज, ठीक है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अगर तुम जैसे कि पोर्टुगल और आयरलैंड कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अगर सारे यूरोजोन के नेशंस करेंगे तो
हम उन्हें क्या देंगे, बेल आउट्स देंगे, फ्यूचर में हम उन्हें गारंटी देंगे, बेल आउट्स देंगे, राहत पैकेज देंगे अगर उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो। सेंटेंस का मतलब ये है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि टेंस के हिसाब से तो पूरा सेंटेंस सही चल रहा है। एरर जो है गाइस, सो एज यू कैन सी हियर इट इज रिटन दैट यूरोजोन नेशन, ठीक है, यूरोजोन नेशन। अब आप बताइए कि क्या यूरोजोन के अंदर सिर्फ एक नेशन है? यूरो के अंदर, यूरोप के अंदर क्या सिर्फ एक नेशन है? नहीं है ना, बहुत सारे नेशंस हैं। सो इट वुड बी द यूरोजोन नेशंस कंटिन्यू टू कैरी आउट। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक नेशन नहीं है, क्योंकि एक तो ऑब्वियस सी बात है, खैर हमें ऑब्वियस पे नहीं जाना है क्योंकि ये एरर करेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कॉन्टिन्यू वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये सिंगुलर होता, नेशन होता सिर्फ, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूज होता, ठीक है, बट सिंगुलर नहीं है, ये नेशंस होना चाहिए, दैट इज व्हाई द वर्ब यूज्ड हियर इज continue. So I hope once again I'm able to make myself clear to you all. The doubt is clear to you all. You have found the error here. So moving on to question number 4, and that is keeping in mind that power cuts are on different days in different areas. The change in the factory law would enable individual factories within an area to determine their own weekly holidays. No error. So question here is, चलिए, कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, दैट पावर कट्स आर ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग इलाके में अलग अलग दिन पे पावर कट्स होते हैं, लाइट चली जाती है। द चेंज इन द फैक्ट्री लॉ वुड इनेबल इंडिविजुअल फैक्ट्रीज विद इन एन एरिया, जो भी फैक्ट्री के लॉज हैं उन्हें चेंज अगर कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, वो एक एरिया के इंडिविजुअल फैक्ट्री को सक्षम बनाएंगे किस चीज में, to determine their own weekly holidays, ठीक है, to determine their own weekly holidays, determine करने में कि उनका हॉलीडे कब होगा। अगर एक एरिया में ट्यूसडे के दिन लाइट जाती है, तो अगर ट्यूसडे के दिन उस दिन छुट्टी कर दी जाए फैक्ट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लाइट की कोई इश्यू नहीं आएगी। इसी मैटर पे इस पूरे सेंटेंस में बात करी गई है। सो इन सेक्शन 1 पार्ट 1, कीपिंग इन माइंड देयर इज नो एरर, that power cuts are on different days in different area, again there is no error. The change in the factory law would enable individual factories within an area. यहाँ भी कोई एरर नहीं है, टेंस का कोई एरर नहीं है और किसी चीज का भी एरर नहीं है। अगर एरर हो सकता था गाइस इस सेंटेंस में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एरर हो सकता था, टू डिटरमाइन की जगह अगर डिटरमाइनिंग लिख देता या ओनली डिटरमाइन लिख देता तब एरर हो सकता था, मगर यहाँ टू डिटरमाइन लिखा हुआ है, इट इज इन इंफिनिटिव फॉर्म, सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, इन माय ओपिनियन देयर इज नो एरर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट इज, though the idea of high speed trains is appealingly, studies show that countries which have such trains found that they are much more expensive than expected and are not used much. No error. So though the idea of high speed trains का जो idea है is appealingly, studies show that which have such shows that countries which have such trains have found that they are much जो भी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, ओवरऑल इस सेंटेंस में ये बात करी गई है कि जिन कंट्रीज में भी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं वो बहुत ही अच्छा है, अपीलिंग आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है, मगर ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और उतने ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपेंस इनके ऊपर ज्यादा हो जाता है और उनका यूज नहीं है, तो फायदा ओवरऑल नहीं है। सो देख लेते हैं कि एरर क्या है। दो आइडिया ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स, देयर इज नो एरर, अपीलिंगली स्टडी शोज। सो गाइस देखिए, बात की गई है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आइडिया के बारे में। दो द आइडिया इज अ नाउन, ठीक है, आइडिया ऑफ हाई स्पीड ट्रेन इज अपीलिंगली, जो हाई स्पीड ट्रेन है उनका आइडिया जो है अपीलिंग है। कैसा है? अपीलिंग है। सो अपीलिंगली, यहाँ पे अपीलिंगली लिखा हुआ है, अपीलिंगली इज एन एडवर्ब, राइट, बट in this sentence the word appealingly describes the noun and that is idea. आइडिया को describe कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। किसी भी नाउन को जो क्वालिफाई करे वो कौन होता है? वो होता है एडजेक्टिव। मगर इस सेंटेंस में नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, the word is appealingly and that is an adverb, ये तो हो ही नहीं सकता ना,
किसी भी नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव या किसी एक एडवर्ब को ये क्वालिफाई करना है तब कोई एडवर्ब कर सकता है, बट यहाँ पे तो उल्टा है सेंटेंस। जो चीज है कि नाउन को एक एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, सो इट शुड बी एन एडजेक्टिव। तो अपीलिंगली का एडजेक्टिव कौन होता है? अपीलिंग, राइट। सो यहाँ पे जो एरर है वो अपीलिंगली ना होके अपीलिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया एंड दैट इज नाउन। So to qualify a noun, the word appealingly should be appealing. It should be an adjective and not an adverb. So I hope I made myself clear to you all. इस question में the error was in part 2 and that is we have to use appealing in place of appealingly. I hope once again I am clear. So moving on to the question number 6 and that is innovations especially into the field of information technology can help to increase the wages of the workforce provided workers have the necessary skills. So innovations की बात की जा रही है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में, किस फील्ड को स्पेसिफाई किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इनोवेशंस हैं वो हेल्प कर सकते हैं इंक्रीज करने में। क्या इंक्रीज करने में? द वेजेस ऑफ द वर्कफोर्स प्रोवाइडेड वर्कर्स हैव द नेसेसरी स्किल्स। जो वर्कर्स हैं उनके जो वेजेस हैं, अगर उन वर्कर्स के पास नेसेसरी स्किल्स होंगे जो कि चाहिए होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो अगर इनोवेशन किया जाए तो उनके वेजेस बढ़ सकते हैं। ओवरऑल इस सेंटेंस में यही बात की गई है। सो पार्ट बाय पार्ट हम करते चलते हैं। इनोवेशन स्पेशली इनटू द फील्ड ऑफ, देयर इज नो एरर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू इंक्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू इंक्रीज, अगेन देयर इज नो एरर। द वेजेस ऑफ द वर्कफोर्स प्रोवाइडेड, बढ़ाने वेजेस बढ़ाने में हेल्प किया जा सकता है। नो एरर, वर्कर्स हैव द नेसेसरी स्किल्स, वर्कर्स के पास नेसेसरी स्किल्स हो तो इन दिस सेंटेंस इन माय ओपिनियन देयर इज नो एरर, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी पार्ट 5 एंड दैट इज नो एरर। So I hope this question is also very much clear to you all. Moving on to question number 7 and again a बहुत बड़ा सा question. So the question is the government plans to launch a new healthcare system which consists of a website where people's registration for insurance, a data center which stores records, and an interface which provides insurance companies with information, no error. So this question is also a very भारी भरकम सा question. So चलिए देख लेते हैं. The government plans to launch a new healthcare system. गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है कि एक न्यू हेल्थ केयर सिस्टम को लॉन्च किया जाए, ठीक है, जिसमें क्या होगा? द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वेबसाइट वेयर पीपल्स रजिस्ट्रेशन फॉर इंश्योरेंस, एक वेबसाइट होगी जहां लोग अपने इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर करेंगे। अ डेटा सेंटर विच स्टोर्स रिकॉर्ड्स, एक डेटा सेंटर होगा जहां पे भी रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाएंगे। एंड एन इंटरफेस विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कंपनीज विद इंफॉर्मेशन, और एक इंटरफेस होगा जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो देखिए, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था गाइस, तभी मैंने कहा था कि द गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। सो सेंटेंस से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अभी भी किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंची है, किसी एक आउटकम कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। अभी भी ये प्रोसेस जो है वो रनिंग है, ठीक है, प्रोसेस जो है वो रनिंग है, फंक्शनल है, ठीक है, पूरी तरह से काम नहीं हुआ है, कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है। सिंस द एक्ट इज इन प्रोग्रेस, राइट, द एक्ट इज इन प्रोग्रेस एंड इज नॉट अ फैक्ट टिल नाउ, अभी तक ये फैक्ट नहीं बना है। हमें इस सेंटेंस के पहले पार्ट में द गवर्नमेंट प्लान्स ना करके हमें लिखना होगा कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, जो कि एकदम शुरू में ही मैंने कहा था कि द गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। जब कभी भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते हैं, वो फैक्ट नहीं बन जाता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यूएशन में हो, तो हम लोग प्रेजेंट या सिंपल कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सो ये टेंस का एरर था। पार्ट 1 में हमें क्या लिखना होगा? द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च। अगर मैं बोलूं कि आई एम planning to arrange
सम हटा देती हूँ, more classes. So I'm planning to arrange more classes. मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं और ज्यादा क्लासेस अरेंज करूंगी. I have not decided yet. I have not reached to any conclusion, right? मैं किसी conclusion पे नहीं पहुंची हूँ, so मैं I plan यहाँ पे नहीं लिख सकती. I have to write I am planning. So error ये है कि यहाँ पे act जो है वो continuation में है, so हमें continuous tense use करना होगा. Moving on to question number 8, and that is, the government has asked individuals with income of over rupees 10 lakh to electronic file tax returns for the year 2011-12, something which was optional till last year. No error. So देखिए इस क्वेश्चन में पहले इसका मतलब समझते हैं. And the sense of the question is, the government has asked individuals. गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल से पूछा है कि past present perfect tense with income of over rupees 10 lakh, जिनका इनकम 10 लाख से ज्यादा है, उन इंडिविजुअल से गवर्नमेंट ने पूछा है. क्या पूछा है? टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल टैक्स रिटर्न्स फॉर द ईयर 2011-12, कि आपको इनकम टैक्स जो है रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा किस साल के लिए? 2011-12 के लिए. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपको फाइल टैक्स रिटर्न करना होगा. समथिंग विच वाज ऑप्शनल टिल लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तक ये ऑप्शनल था, अभी ये मैंडेटरी हो चुका है. सो गाइस देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है इंडिविजुअल से क्या करने के लिए कहा है? इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए. सो टू फाइल टैक्स रिटर्न. ठीक, एक्ट जो यहाँ पे है, जो वर्ब है सेंटेंस का, टू फाइल, राइट. इलेक्ट्रॉनिक क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इज एन एडजेक्टिव. सो देखिए टू प्लस इलेक्ट्रॉनिक, राइट, एंड टू प्लस फिल. इलेक्ट्रॉनिक है एडजेक्टिव, फिल है वर्ब. टू प्लस वर्ब से हमें क्या मिलता है? हमें इन्फिनेटिव मिलता है, इन्फिनेटिव मिलता है. टू प्लस एडजेक्टिव से हमें कुछ नहीं मिलता है. ये सेंटेंस इस हिसाब से यहाँ पे एरर है हमारा पार्ट 3 में. सो इट शुड बी टू फाइल टैक्स रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली. अगेन इलेक्ट्रॉनिकली इज एन एडवर्ब. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल रिटर्न्स, फाइल टैक्स रिटर्न करना है, किस तरह से करना है? इलेक्ट्रॉनिकली करना है. सो द वर्ड इलेक्ट्रॉनिकली क्वालिफाइज द टू फाइल, राइट, इसको क्वालिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा एरर क्या है? सो हमें सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है. हमें सेंटेंस में ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है और कहाँ पे किसका क्या यूजेस है. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल. Moving on to next question, and that is question number 9, and that is, the website which does not accept advertisements and is funded entirely by donations describes itself as the 5th most popular website on the planet. No error. ठीक है, okay. The website which does not, किसी एक वेबसाइट के बारे में कहा गया है जो वेबसाइट क्या नहीं करता है? एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट्स एंड इज फंडेड. एक्सेप्ट नहीं करता है एडवर्टीजमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है. तो कैसे इसकी फंडिंग होती है? इसकी फंडिंग टोटली होती है बाय डोनेशंस. ओके, वेबसाइट अपने बारे में डिस्क्राइब करता है कि ये जो वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है. ठीक है, सेंटेंस का टेंस देख लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है. कैसे पता चला? विच डज नॉट, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता है एंड इज फंडेड. अगेन देयर इज नो एरर इन पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2. एंटायरली बाय डोनेशंस डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, यहाँ पे भी डिस्क्राइब्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यू हो रहा है. देयर इज नो एरर इन थर्ड सेक्शन एज द 5th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑन दिस प्लेनेट. ऐसे क्वेश्चंस में गाइज ये एरर हमेशा देता है. ऑर्डिनल और कार्डिनल का एरर मोस्ट ऑफ द टाइम देता है, या डबल कॉम्पेरेटिव्स का भी. ये जो मोस्ट है ना, मोस्ट के संग कोई एक कॉम्पेरेटिव दे देगा जो सुपरलेटिव डिग्री में होगा. सो कंपैरिजन दे देता है और सुपरलेटिव डुअल सुपरलेटिव्स दे देते हैं या कॉम्पेरेटिव्स दे देते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चंस में. मगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, सिंगल सुपरलेटिव ही है
ऑर्डिनल कार्डिनल का भी कोई एरर नहीं है, सेंटेंस भी पूरे पांचों चारों पार्ट में सेंटेंस भी सही चल रहा है, और ऐसे केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, पार्ट 5, एंड दैट इज नो एरर। सो 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल चुके हैं जिनमें नो एरर था, लॉजिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। The judge advised the government to have metered auto rickshaws across the state while recounting his personal experience where an auto rickshaw driver made him to wait and also demanded ₹100. Okay. इसी एक जज की बात करी गई है जिन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जितने भी ऑटो रिक्शा हैं उनमें मीटर लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो था उसने उनको वेट कराया और उसके संग संग 100 रुपया डिमांड किया। 100 रुपया काफी ज्यादा था, इसलिए इन्होंने कहा कि मीटर लगना चाहिए, मीटर लगेगा तो हमें पता चलेगा कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और एक जो सर्टेन बेसिक फेयर होगा वही हमें देना होगा, राइट। सो सेंटेंस का टेंस हमें देखना है क्या, द जज एडवाइज्ड, ने एडवाइज किया, पास्ट टेंस, टू हैव मीटर्ड ऑटो रिक्शास अक्रॉस द स्टेट, ऑटो रिक्शास में मीटर लगाया जाए पूरे स्टेट में, नो एरर। रिकाउंटिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताया, where an ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जहां की एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मेड हिम टू वेट, वेट कराया एंड ऑल्सो डिमांडेड ₹100, 100 रुपया उनसे चार्ज किया। सो गाइज यहाँ पे जो मेड हिम टू वेट है ये एरर है, कहीं भी मेड हिम वेट, मेड हिम लाफ, मेड मी क्राई, ओके। सपोज इफ आई से इट, ओके, टीचिंग makes me happy, right? So if I write teaching makes me happy, अगर मैं यहाँ लिखूं teaching makes me too happy, the use of this word, this preposition to is absurd here, right? ये बेकार है, इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे। So कहीं पे भी made him या made me या made us कुछ भी हो उसके बाद ये कोई preposition नहीं आता है, this is the rule. So the error was in part 4, and that is we don't have to use this preposition to here before wait. So the error is in part 4. So आज का session complete हो चुका है। We have discussed 10 questions, very important questions from your examination point of view. आपके IBPS PO या क्लर्क के पर्सपेक्टिव से अगर देखे जाए तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लॉजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आज के लिए ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। दिस वाज सेशन 4, आई कम वेरी सून विद द सेशन 5। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।